के लोगों ने आपस में कमेटियां बना ली है। यहाँ जो बैठा उसको इस बात की चिंता नहीं है कि तेरा खेत उजड़ जाएगा। खेत तो उसका साल में 2 बार उजड़ता ही उजड़ता है। इसलिए मोदी जी को तुरंत इसमें खुद इंटरप्ट करना चाहिए, खुद इसके लिए आगे आकर के किसान की बात को स्वीकार करना चाहिए। तीनों कृषि के कानून खत्म करने चाहिए। आज हरियाणा का जो किसान है वो लगातार पंजाब के किसान को, राजस्थान के किसान को, यूपी के किसान को, मध्य प्रदेश के किसान को किसी किस्म की दिक्कत न आए, उसके लिए सैकड़ों मील चलकर अपने गांव से दूध इकट्ठा करके लेके आता है। इस ठंड के मौसम में कैसे बुजुर्ग आदमी को बचाया जाए उसके लिए पिन्नियाँ तैयार करता है, सब्जियां लेकर के आता है, लस्सी लेकर के आता है, फल फ्रूट लेकर के आता है। और यहाँ आकर के जहाँ उनकी ये मदद करता है वहाँ उनके लिए एक विश्वास पैदा करता है कि हरियाणा का एक एक व्यक्ति जो खेती से जुड़ा हुआ है वो आपके साथ खड़ा है। जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा हम इस लड़ाई को इसी तरह से लड़ने का काम करेंगे। आज मेरे अंदाजे से इस अकेले ठीकरी बॉर्डर पे कम से कम भी 30 से 40 हजार और किसान आ जाए। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार जो है मेरे पास इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि जी आप हमारे यहाँ भी आओ, हमारे यहाँ से भी रूट बना करके पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो जिम्मेवारी लगाना चाहते हो हम उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। हमारा जो एक एक कार्यकर्ता है वो पिछले 1.5 महीने से लगातार एक वॉलंटियर के रूप में इन 4-5 बॉर्डर्स के ऊपर जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं वहाँ उनकी मदद में लगा हुआ है। आज भी मेरे साथ हजारों ट्रैक्टर जिसमें एक एक ट्राली में किसी में 10 लोग हैं, किसी में 5 लोग हैं, किसी में 8 लोग हैं, किसी में 12 भी है। क्योंकि ट्राली अगर 25 आदमी बैठ कर के आएंगे तो सोने की दिक्कत होती है। आज भी हजारों लोग जो है यहाँ अपनी सेवाएं देने के लिए आए और उसके साथ साथ इस किसान आंदोलन को ताकत देने के लिए आए। और वो लोग तब तक यही रहेंगे जब तक केंद्र की सरकार इनकी बात को स्वीकार नहीं करेगी। सब जिस तरीके से आपका कल कैसे क्या प्रोग्राम, आपका कल बॉर्डर पे भी जाएंगे आप या? कल मैं बॉर्डर पे जाके आऊँगा और वहाँ जो किसान लीडर्स हैं उन सबको मिलकर के आऊँगा। हमने पहले भी उनको खुले रूप से समर्थन दिया हुआ है। हमारी पार्टी ने तो जिस दिन इन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, जिस दिन वो ड्राफ्ट पब्लिक हुआ था, हमने जैसे उसको पढ़ा था उसी दिन इसका विरोध किया था। हमने उसी दिन फैसला कर दिया था कि इसके लिए जो किसान फैसला करेंगे हम उसके साथ रहेंगे। हमने केंद्र की सरकार को उसी वक्त न केवल विधानसभा में उसका विरोध किया बल्कि पूरे प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को दोनों को हमने मेमोरेंडम भी दिए कि कानून गलत है, इनको खत्म किया जाए। सर क्या रात को और कहाँ जाऊँगा। चौटाला साहब, हरियाणा सरकार में साथ ही जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने आज सिरसा में कहा है कि किसानों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, सरकार अपनी जिद छोड़ चुकी है। उन्होंने एक बात और कही है कि संशोधन के लिए सरकार तैयार है, कानून कभी रद्द नहीं होते, कानून में संशोधन होता है। अजय सिंह चौटाला को चौधरी देवीलाल का पोता है। चौधरी देवीलाल जो है जब किसान की अनदेखी होती थी तो राज पे ठोकर मार देता था। एक बार नहीं ठुकराया, अनेक बार ठुकराया। किसान को जब जब बेइज्जत किया चौधरी देवीलाल किसी भी पद पे थे उन्होंने 1 मिनट में छोड़ दिया। उदाहरण है चौधरी चरण सिंह को होम मिनिस्ट्री से हटाया था, चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे। मोरारजी देसाई ने उनसे कहा था कि आपका मुख्यमंत्री का पद जा सकते हैं। उन्होंने सीधा कहा कि मैं किसान पहले और मुख्यमंत्री बाद में हूँ। कोई किसान का अपमान करेगा
मैं उसके सामने दीवार बन करके खड़ा हो जाऊंगा। जहाँ चौधरी देवीलाल ने चौधरी चरण सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, वहीं मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के पद को छोड़ना पड़ा। अजय सिंह चौटाला को आपके माध्यम से राय देना चाहता हूँ, मिला तो भी कहूंगा कि कम से कम चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित मत करो। अजय सिंह चौटाला बेबस है, उसकी औलाद उससे ऊपर है, उसके बच्चे उसकी बात को सुनते नहीं। आज भी मैं उसको कहता हूँ कि बच्चे नहीं सुनते तो तू कम से कम चौधरी देवीलाल की आत्मा को तकलीफ ना पहुंचे, इसके लिए इन किसानों के बीच में आके बैठ जाए, ताकि चौधरी देवीलाल की आत्मा को तो ये लगेगा कि भी मेरी नीतियों पे चलने वाले मेरे पोते हैं। सर, जिस तरीके से कल किसानों का ट्रैक्टर मार्च हुआ, 26 जनवरी की रिहर्सल बताई जा रही है, तो लगता है कि 26 जनवरी तक अगर समाधान नहीं हुआ तो जो किसान अब तक विचलित नहीं हुआ उस दिन बड़ा टकराव हो सकता है। टकराव नहीं होगा। टकराव तो अगर सरकार खुद माहौल तैयार करेगी तो किसान को मजबूर होना पड़ेगा। किसान ने कब टकराव किया? किसान तो जब पंजाब से चला था, पहले उसको हरियाणा के बॉर्डर पे रोका, उसके ऊपर लाठियां बरसाई, मुकदमे बनाए, पानी मारा गया उनको। उन्होंने कहा विरोध किया, उन्होंने कहा कि हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, हमें आप दिल्ली जाने दो, हम दिल्ली में जाकर के अपनी बात कहना चाहते हैं। दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर के अंदर की पुलिस सरकार ने उनको रोक रखा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस इश्यू पे जब चर्चा हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये बात कही है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी तो सरकार की हुआ करती है। अगर किसान उगदड़ करे, अगर किसान तोड़फोड़ करे, अगर किसान कोई नुकसान पहुंचाए, तब आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आप किसी को दिल्ली जाने से कैसे रोक सकते? मेरे पास कार जीप नहीं है, मेरे पास साधन ट्रैक्टर है, मैं अपना ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है? क्या मतलब है? ये टकराव तो जानबूझ के सरकार पैदा करना चाहती है। किसान तो बहुत संयम रखने वाला व्यक्ति है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि 6 महीने अपनी फसल को किस तरह से तैयार करता है, और जब उसकी फसल उजड़ जाती है तो विचलित नहीं होता, बिल्कुल अगली फसल की तैयारी करता है। सरकार की मदद मिले ना मिले, कोई उसके भाईचारे में, परिवार में मदद करे कि ना करे, वो अगली फसल के लिए अपनी तैयारी शुरू उसी दिन से कर लेता है। सरकार बीच में कुछ जो है ना मतभेद भी पैदा करना चाहती है, नकली किसान के नाम से, कई किसानों के नाम से। सरकार नकली होगी, किसान तो असली है। सरकार तो नकली तुम्हारे सामने प्रदेश की, हरियाणा की है कि नहीं है? सरकार कोई अपनी जिम्मेवारी निभा रही है? सरकार तो दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रही है। तो सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार किसानी की बात कर रहे हैं, विशेष सेशन बुलाने की बात कर रहे हैं, और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक की बात आ रही है। हुड्डा साहब को आप मेरे रूबरू बुलाओ, मैं उनसे एक बात पूछूंगा। आप लोग तो पूछ नहीं सकते, और आप में से कोई पूछता है तो हुड्डा कहता है आप चलो। जिस दिन हमारा सेशन था, विपक्ष के नेता के नाते हुड्डा साहब की जिम्मेवारी बनती थी कि इस किसान इशू के ऊपर काम रोको प्रस्ताव देते या कॉलिंग अटेंशन देते। इन्होंने जो काम रोको प्रस्ताव दिया उसको सरकार ने अस्वीकार करके सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया उसके समर्थन में। ये कहते थे वोटिंग पहले, वोटिंग तो अपनी बात करने के बाद करवानी चाहिए। अगर वोटिंग पहले हो जाती तो वो लोग तो बहुमत में थे, फिर तो वो जीत ही गए थे। पहले वोटिंग की बजाय पहले चर्चा होनी चाहिए, और उस चर्चा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाग लेना चाहिए था। उसकी पार्टी के एक एमएलए को समय मिलता, वो उसके ऊपर खुल करके किसान की पक्ष रखने का काम करता, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया। कहने लगे कि हम आपके इस प्रस्ताव पे बहस नहीं करेंगे। मैंने उनसे कहा किस चीज की आपत्ति है आपको? हमें मौका मिला है,
हाउस के अंदर अपनी बात कहने, हमें किसान का पक्ष रखने का एक मौका मिला है, हम उसके ऊपर अपनी बात कहें। जो किसानों के पास चल करके गए हैं उनको टारगेट करके उनसे पूछो कि अब तुम बताओ किसके साथ, सरकार के साथ हो किसान के साथ, बजाय उसमें हिस्सा लेने के वेल में गए, शोर किया और वहां से नेम होकर के निकल गए। इन दोनों को नेम नहीं किया था, किरण को और हुड्डा को, ये दोनों बैठे थे। जब बाकियों को नेम कर रहे थे तो मैं पीछे रिटायरिंग रूम बना हुआ उसमें गया हुआ था, और मैं जब बाहर आया तो इनको नेम किया जा रहा था। ये दोनों बच गए थे, मुझे स्पीकर ने बोलने के लिए खड़ा कर दिया। ये दोनों जाने लगे, मैंने इन दोनों को रोका। मैं बोला तुम किस लिए जा रहे हो, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि तुम इसमें अपना पक्ष रखो। अगर हम किसान के हितैषी हैं, हमें मौका मिला है सरकार को ठोकने का, हमें अच्छी तरह से किसान के पक्ष को यहाँ पे रखना चाहिए। इन्होंने पक्ष रखने के बजाय मेरी तरफ देख के उल्टा हाथ हिला के चल पड़ा, तब तो मैदान छोड़ के भाग जाता है। अब कहता है सेशन बुलाओ, सेशन में क्या करेगा, 2 फुट के आलू दिखावेगा। इसके बेटे ने दिखाई थे लोकसभा में 2 फुट के आलू पैदा कर। इनको यही पता नहीं है कि आलू 2 फुट का होता है, घिया 2 फुट की होती है, तोरू 2 फुट की होती है। वो क्या करेंगे किसान? ये ज्यादा से ज्यादा टोल पे जाते हैं, टोल पे जाके खड़े होकर हमने किसान का समर्थन कर दिया। आप उस हुड्डा से एक बात और पूछो कि तू कह रहा था कि पीपली के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, अगर वो वापस नहीं होंगे तो मैं वहां पे किसानों को लेकर के धरने पे बैठ जाऊंगा। वो धरना कब शुरुआत कब समाप्त हो गया? हुआ कोई धरना? अखबार में कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उस बात को आगे बढ़ाना, उसके लिए लड़ना, उसको पूरा करवाना, ये इनके मुद्दे की बात नहीं है। हुड्डा को तो मुख्यमंत्री एक फाइल दिखाता है आहिस्ता से, और वो फाइल देखते मुख्यमंत्री जो कहता है, जो लिख करके भेजता है, उसी तरह से अपना फैसला लेकर के चला जाता है। आप प्रोसीडिंग निकाल के देखो विधानसभा की, 2 सेशन हो गए, 3 सेशन, इन तीनों सेशन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 मिनट भी नहीं बोला। विपक्ष का नेता अगर 5 मिनट भी हाउस के अंदर प्रदेश के लोगों की बात नहीं करेगा तो फिर विपक्ष खत्म हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन बदकिस्मती है, विपक्ष भी खत्म हो गया और सत्ता पक्ष भी खत्म है। ये हमारे प्रदेश की बदकिस्मती है। सर, बीजेपी किसान पंचायत करने की रणनीति पर काम कर रही है, हालांकि विरोध भी होने लगा है गांव-गांव में। अभी तो कार पे लट लगे हैं, पंचायत करें, सिर में भी लगे कराओ, नहीं यो काम तो कराओ, यो काम जरूर कराओ। उसकी तो होली भाई, उसकी तो घोषणा होली, हमने पंचायत कर लिया, हम बढ़ने अभी तो कार पे लट लगे हैं। ये बॉर्डर पर सारे पंचायत से ना बैठे जी, यहाँ नाम इससे बड़ी पंचायत क्या हो? लोग तो मौका देखेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहूँ जी आपसे, पूरे प्रदेश के नहीं, देश के किसानों की तरफ से। जब संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होती है उसमें एक चर्चा आती है कि हरियाणा का कोई भी विधायक ऐसी कोई लकीर नहीं खींच रहा जिस तरह सरकार तोड़ी दिख जी। सारे आपका नहीं मुंह देखेंगे, ठोस फैसला लेने की, ठोस फैसला। मैंने ना अपने सब साथियों से बात करी, आप भी हमारे साथी हो, सब ने मुझे ये कहा था कि भी आप जो फैसला करोगे हमें मान्य। मैंने अब दोबारा फिर साथियों से चर्चा करी थी। मैं आज आपके रूबरू एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आज 8 तारीख है, 26 तारीख तक अगर कोई फैसला हो गया, कोई सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो 27 तारीख को इस्तीफे की कॉपी आपको भी भेज दूंगा और 27 को इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता को भी दे आऊंगा। सत्य है। और इस्तीफा नहीं,
फिर तो मुझे लगता है कि मुझे आपके मंच पे आने से भी कोई नहीं रोकेगा। फिर कौन रोकेगा जी? फिलहाल राजनीति व्यक्ति मैं- फिलहाल वही पूरे प्रदेश में कल से ही अपना भ्रमण शुरू करूंगा, एक एक गांव में जाऊंगा और लोगों में जागृति पैदा करूंगा और ये जो इश्यूज हैं ये खुल करके लोगों के बीच में रखूंगा और उनसे कहूंगा कि अब इस लड़ाई को और ज़्यादा तेज करो। लड़ाई तेज करने के लिए हर घर से एक आदमी जैसे फौज में भेजते हो उसी तरह से बॉर्डर पे भेज दो। एक उस बॉर्डर पे लड़ने का काम करेंगे, एक लड़ाई इस बॉर्डर पे भी करेंगे। हरियाणा का जवान जो है देश के बॉर्डर को सुरक्षित रखता है कि नहीं रखता? तो फिर अगर बॉर्डर को सुरक्षित रख सकते हैं तो अपने हकों के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे आकर के भी अपनी लड़ाई लड़ सकते सर देश तो सुरक्षित हाथों में बता रहे हैं। सुरक्षित हाथों में बता रहे देश को सुरक्षित अगर किसी ने रखा हुआ है तो जो किसान आज धरने पे बैठे हैं उन्हीं के बच्चों ने रखा हुआ है। ना तो मोदी ने रखा हुआ सुरक्षित देश को और ना मोदी के मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने रखा, ना मोदी के जो चैत्य लोग हैं उनका इस देश की सीमाओं से रोका है। वो तो लूटने वाले लोग हैं। कैसे देश के लोगों को कमजोर किया जाए, ये कमजोर करने के लिए तो कृषि के कानून बनाए। अगर इनकी जमीन छीन ली गई तो फिर आप मान के चलो सीमाओं पे बैठे जो है ना वो भी नौकरी छोड़ करके अपने घर आ जाएंगे। वो क्या करेंगे हमारे करके? आप मुझे बताओ ना, मोदी के तो बेचारे का कोई फौज में जानी है ही को नहीं। आप मुझे एक चीज बताओ, कौन सा इंडस्ट्रिस्ट है इस देश का जिसका बेटा सीमाओं की पहरेदारी कर रहा है? कौन सा राजनेता ऐसा है जिसका बेटा फौज की सीमाओं की पहरेदारी कर रहा है? कौन से IAS IPS अफसर ऐसे हैं जिनके बच्चे फौज की सीमाओं की पहरेदारी कर रहे हैं? अगर कोई सीमाओं की पहरेदारी कर रहा है तो केवल और केवल खेत में काम करने वाले किसान के बेटे हैं, कोई दूसरा नहीं है, या कोई मजदूरी करने वाले का है। मुझे आप एक भी ऐसा बता दो कि कोई ऐसा एक जवान इन्होंने अपना बच्चा भर्ती कराया हो जिन्होंने जाके फौज की सीमाओं की पहरेदारी की। किसान के बैठ के दो ही ने भी पहरेदारी में खड़े रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक।